हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एक्टोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन योर गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। यानी सफलता की चाबी केवल एकमात्र है कि आप जो आपके हाथ में लक्ष्य है ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उस लक्ष्य को करने में जो आपके रास्ते में अड़चने आएंगी उनके ऊपर नहीं। जब आप लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे ना, ध्यान लगाएंगे सारा, तो अड़चने अपने आप साइड होती जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। India must collaborate with countries of Indian Ocean to invest in data gathering or ऑन वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमें डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, इंडियन ओशन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडियन ओशन और बाकी सारे ओशंस का भी जो है टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर डेटा कलेक्ट करने के लिए सभी देशों को कोलैबोरेट करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इंडिया मे बी रोलिंग इन हीट वेव्स बट द पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूनिफिसेंट मानसून। इंडिया बोल रहे हैं हो सकता है कि अभी लू की हीट वेव्स की चपेट में हो, लेकिन बट द पॉसिबिलिटी ऑफ म्यूनिफिसेंट मतलब उदार मानसून की पॉसिबिलिटीज अभी है, क्योंकि माना जा रहा है कि लानिनो इफेक्ट जो है वो प्रभाव में आ चुका है और उसकी वजह से बारिशें अच्छी देखने मिलेंगी। और अगर वो नहीं भी होगा तो इंडियन ओशन डिपोल तो है ही, जिसकी वजह से हमें अच्छी बारिशें देखने मिल सकती हैं। एज एनवाइसेज बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसा कि इमेजिन किया गया, अनुमान लगाया गया किसके द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू सम फिजियोलॉजिकल रिलीफ। तो ये थोड़ा बहुत मानसिक रिलीफ तो है, थोड़ा बहुत हमें राहत भरी बात तो है हमारे लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन हाउएवर देयर इज़ मच टू बी वरिड अबाउट। लेकिन अगर हम लंबी दूरी की बात करें, आगे आने वाले समय की बात करें, तो हाँ, चिंताएं हमारे लिए अभी भी बनी हुई हैं। अब कैसे हैं वो? A recent study led by scientists at the Indian Institute of Tropical Meteorology, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में रिसेंटली एक स्टडी की गई, उसमें पाया गया, कहाँ पर है ये, पुणे में है, एंड अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और दूसरे कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये प्रेडिक्शन करा है, फॉरकास्ट करा है, प्रेडिक्शन करा है बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ग्लोबल कार्बन एमिशन ट्रेंड्स। और किसके बेसिस पे करा है कि दुनिया भर में जो कार्बन एमिट किया जा रहा है, कार्बन बाहर छोड़ा जा रहा है एनवायरनमेंट में, वातावरण में, उसके बढ़ते ट्रेंड्स को देखते हुए द लाइकली इम्पैक्ट ऑन इंडियन ओशन, जो इसका दुष्परिणाम होगा किसके ऊपर, इंडियन ओशन के ऊपर, वो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। They report that the Indian Ocean warmed 1.2 degree Celsius and will likely heat up 1.7 डिग्री सेल्सियस टू 3.8 डिग्री सेल्सियस। बोल रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट करा है कि इंडियन ओशन जो है 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है फ्रॉम 2020 टू 2100। तो बोल रहे हैं अभी 2020 में तो इतना गर्म हो चुका है, लेकिन अगर हम आगे इसी स्तर पे चलते रहे तो आगे आने वाले समय में 2020 से 2100 तक क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 1.7 डिग्री से लेकर 3.8 डिग्री तक बढ़ जाएगा। वाइल हीट वेव्स आर लिव्ड एक्सपीरियंस, बोल रहे हैं कि हालांकि हीट वेव्स जो हैं वो एकदम जीवंत हम देख रहे हैं, जीवंत हमारे पास एक्सपीरियंस हो रहा है इसका। ऐसा नहीं कि हमारे दादा नानाओं ने हमें कहानियाँ सुनाई कि उस समय इतनी गर्मी पड़ गई थी, ऐसे हो गया था। कहानियाँ नहीं, हकीकत है आज के समय की। द स्टडी वॉर्न्स ऑफ मरीन हीट वेव्स, तो इस स्टडी में मरीन हीट वेव्स का भी जिक्र करा है और उनकी चेतावनी दी गई है। दे आर काउंटर पार्ट्स इन द सी एंड लिंक टू रैपिड इन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। काउंटर पार्ट्स मतलब उनके बराबर, हीट वेव्स के बराबर जो समुद्र में बनेंगे, उनकी बात चेतावनी दी गई है। और फिर उनसे जुड़े हुए जो रैपिड मतलब बार बार होने वाले, तेज़ से होने वाले साइक्लोन फॉर्मेशन, यानी कि अभी साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, अब पहले के कंपैरिजन में अभी भी कितने बढ़ चुके हैं, इसके बाद में साइक्लोन्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं हवा के दबाव में कमी की वजह से। हवा के दबाव में कमी, एक साइड का टेम्परेचर में कमी होती है, एक साइड में हवा भारी होती है, एक साइड में हल्की होती है, वो दोनों अब जब आपस में टकराती हैं तो साइक्लोन बनता है, ठीक है, चक्रवाती तूफान। तो बोल रहे हैं कि
अभी ये हाल है, अभी इतने तूफान बढ़ चुके हैं, हम हर साल लगभग सुनते हैं। पहले तो कभी 2-3 साल में एक बार ऐसा कुछ होता था, या साल में कहीं किसी देश में एक जगह कहीं घटना होगी कि हरिकेन कटरीना आया या हरिकेन कोई सा आया, लेकिन अब लगभग हर साल हमें कुछ ना कुछ देखने मिलता है, ठीक है। और ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ गई है। तो बोल रहे हैं कि अगर मरीन हीट वेव्स बढ़ी, जो कि बढ़ेंगी ही, अगर का तो सवाल ही नहीं है, बढ़ेंगी ही, तो बोल रहे हैं कि उसमें साइक्लोन्स फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाएगा, एज लाइकली टू इंक्रीज 10-fold फ्रॉम द करंट एवरेज ऑफ 20 days पर ईयर। इस वक्त साल में लगभग 20 दिन साइक्लोन आता है, ठीक है, लेकिन ये 10 गुना बढ़ जाएगा टू 220 to 250 डेज पर ईयर। साल के 220 में से 250 दिनों में साइक्लोन आया करेगा। तो आप सोचो, आप रेस्क्यू ऑपरेशंस कब करोगे और दूसरे साइक्लोन की तैयारी कब करोगे। दिस विल पुश द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन इनटू अ नियर परमानेंट हीट वेव स्टेट। इसकी वजह से जो इंडियन ओशन है वो क्या हो जाएगा, नियर परमानेंट, यानी कि लगभग परमानेंट हीट वेव की स्टेट में चला जाएगा। एक्सेलरेट कोरल ब्लीचिंग, एक्सेलरेट मतलब तेज़ी करना, तीव्र गति से कोरल ब्लीचिंग होने लग जाएगी। एंड हार्म द फिशरी सेक्टर, और इससे फिशरी सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। द हीटिंग ऑफ द ओशन वुड नॉट बी मियरली कन्फाइंड टू द सरफेस। ये जो ओशन में गर्मी होएगी, हीट अप होएगा ओशन का पानी, तो ये केवल सतह पर नहीं होएगा कि हाँ ऊपर गर्म लग रहा है अंदर तो ठंडा होएगा, ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली इंक्रीज द हीट कंटेंट ऑफ द ओशन। ये पूरे समुद्र तट का, समुद्र का ही हीट जो कोशेंट है, हीट का जो दायरा है वो बढ़ा देगा। When measured from the surface to 2000 meters below, the thermal capacity of this ocean is now rising at the rate of 4.5 zetajoules per decade. Joules क्या है, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। बोल रहे हैं कि अगर इस वक्त पे हमने अगर उसको मापा 2000 मीटर नीचे तक, यानी कि सतह से 2000 मीटर नीचे तक अगर हम गए और उसको मेजरमेंट करा, तो जिस तेज़ी से बढ़ा है थर्मल कैपेसिटी अभी की कितनी है, 4.5 जीटा जूल्स पर डेकेड, यानी कि हर 10 सालों में 4.5 जीटा जूल्स ये बढ़ रहा है। एंड इज प्रोडिक्टेड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 16 to 22 जीटा जूल्स पर डेकेड। अब कहाँ 4.6, 4.5 और कहाँ 16 से 22 ये बढ़ेगा पर जीटा जूल्स इन फ्यूचर, यानी कि हर 10 साल में इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड 1 जीटा जूल इज अ बिलियन ट्रिलियन जूल्स, यानी कि 10 की पावर 21, यानी कि 10 के आगे 21 जीरो आप लगा दो, इतना ज़्यादा रेशो है उसका, ठीक है। द consequences of a warming Indian Ocean extend very much into mainland India. The consequences of warming Indian Ocean extend very much into mainland India. यानी कि अब ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन वार्म होएगा तो उसके परिणाम वहीं तक सीमित रहेंगे, उसका परिणाम जो ज़मीनी इंडिया है, इंडियन ओशन में गर्मी हो रही है, उसका परिणाम जो ज़मीन है इंडिया की उस पर भी असर पड़ेगा। विद फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर साइक्लोन्स राइजिंग एंड द मानसून बिकमिंग मोर इरेटिक। क्या परिणाम पड़ेगा कि भाई जो साइक्लोन्स हैं वो तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ मॉनसून जो है और ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल और ज़्यादा इरेगुलर हो जाएगा एंड अनइवन, विद लॉन्ग स्पेल्स ऑफ ड्राउट फॉलोइंग बाय इंटेंस रेन एंड कॉन्कोमिटेंट फ्लडिंग। बोल रहे हैं जिसमें बड़े लंबे लंबे सूखे के स्पेल्स होंगे, यानी कि बड़े लंबे लंबे टाइम कोई बारिश नहीं, सूखे जैसे हालात, फिर उसके बाद अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है। तो ये सब क्या करेगा, और साथ ही साथ कॉन्कॉमिटेंट मतलब इससे जुड़ी हुई या साइमल्टेनियसली इसी समय से साथ में जब ये सब चल रहा होगा उसी समय में फ्लडिंग की सिचुएशन भी होगी। जैसा कि होता ही अक्सर कि एक देश का एक हिस्सा जो है वहाँ पे सूखा होता है, और वहीं अगर हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पे मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने होते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति बन जाएगी। These are linked to global warming with anthropogenic sources such as fossil fuel burning playing a significant role in nudging the planet closer to, बोल रहे हैं
कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव निर्मित सोर्सेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जैसे कि कौन से मानव निर्मित सोर्सेस? जैसे कि मनुष्य ने अपने लिए इंडस्ट्रीज़ बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, गाड़ी मोटर बनाए, तो इन सब में क्या जल रहा है? फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। प्लेइंग, तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसमें? नजिंग में, धकेलना। क्या धकेलना? हमारे प्लैनेट को क्लोजर टू कैटाक्लिज्मिक टिपिंग पॉइंट्स। टिपिंग पॉइंट्स होते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि वक्त के अनुसार ना, वक्त में कुछ परिवर्तन के अनुसार वो चेंज हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम वापस नहीं आ सकते, वापस पीछे नॉर्मल नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, अगर आपने वेट लूज़ करना है तो वेट गेन भी हो सकता है, वेट लूज़ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने हाइट अपनी बढ़ानी है तो एक एज के बाद में आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, राइट? तो वो एज जो है वो आपका टिपिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे कैटाक्लिज्मिक का मतलब होता है विनाशकारी, डेंजरस, कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, जो कैटास्ट्रॉफी होती है नेचर का विनाश से जुड़ी हुई, वैसे टिपिंग पॉइंट्स पर हम पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ 7 to 8 टिपिंग पॉइंट्स हैं जो गिवन है। जैसे कि एक है ग्रीनलैंड की आइस का पिघलना। ठीक है, ये एक टिपिंग पॉइंट है। अगर वो पिघल गई, वो पिघलना शुरू होगी तो हम वहाँ से वापस नहीं मुड़ सकते, उसको वापस नहीं जमा सकते हम। ठीक है, क्योंकि वो एक दिन में नहीं जमी, वो कई दशकों के प्रयास से, कई दशकों की मूसलाधार वहाँ पे बर्फबारी के बाद में वो वहाँ पे जमी है। ग्लेशियर्स अगर पिघल गए तो ग्लेशियर्स एक दिन में नहीं बने, राइट? हिमालयन रेंजेस हमारी एक दिन में नहीं बनी। अगर वो पिघल गई ये सब चीज़ें तो हमारी धरती वैसे ही जलमग्न हो जाएगी, राइट? सारी धरती जो लैंड एरिया है वो पानी के नीचे चल जाएगा। तो ये कुछ टिपिंग पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं अगर हम इसी गति से फॉसिल फ्यूल्स को अपने मानव निर्मित प्रयासों के लिए इस्तेमाल करते रहे तो। Current global commitments to stem greenhouse gas emissions are unlikely to make a significant dent. बोल रहे हैं कि इस वक्त जो दुनिया भर में प्लेज लिया है, कसम खाई है कि हम स्टेम करेंगे, रोकेंगे, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकेंगे, वो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहे, है ना? क्यों नहीं डाल पा रहे? क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, एक्शन अभी इतना कुछ ज़्यादा लिया नहीं जा रहा, और जितना लेट करेंगे हम इसमें एक्शन लेने में उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इन दी ओशंस कैपेसिटी एज अनलाइक ऑन द लैंड, यानी कि जैसे ज़मीन पे तो हम कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन करके सुधार ला सकते हैं। आप ट्रीज उगा लो, आप साथ ही साथ कार्बन एमिशन कम कर दो तो ज़मीन पे तो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ओशन की स्थिति में इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। द सीज रिस्पॉन्ड स्लोअर टू चेंजेस इन एक्सटर्नल इनपुट्स, क्योंकि हमने धरती पे देखा कि ये सारी चीज़ों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ गया। लेकिन ओशन में हमने इतने सालों में पहली बार ये चर्चा सुनी होगी कि ओशन लाइफ इफेक्ट हो रही है। ठीक है, ग्रीन लाइफ तो आप हमेशा सुनते रहते हैं कि पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन ख़राब हो जाएगी, ये सब चीज़ें आप सुनते रहते हैं। लेकिन ओशन के बारे में आपने पहली बार ये बात सुनी होगी शायद, या कोई बच्चे अगर रेगुलरली स्टडी करते हैं तो उन्हें 1-2 बार और सुनी होगी, पहली बार। तो ओशन में जो कोई भी बदलाव है उसका इफ़ेक्ट बहुत धीमी गति से दिखता है। ठीक है, बाहरी प्रभावों का, बाहरी बदलावों का इफ़ेक्ट बहुत धीमी गति से दिखता है। देयरफॉर अ रियलिस्टिक वे आउट इज़ टू फाइन ट्यून द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन ओशंस लोकल इम्पैक्ट। इसलिए अगर हमें रियलिस्टिक मतलब वास्तविक रूप से, अगर हमें वास्तविक रूप से इसको ठीक करना है, फाइन ट्यून करना है, यानी कि एडजस्ट करना है, तो हमें पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी कि भाई इंडियन ओशन में परिवर्तन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको हम कैसे आपको पता ही नहीं है कि आपने इसको करना किस दिशा में ठीक है, आप कैसे करेंगे। India needs to form a collaborative association with countries bordering the Indian Ocean. अब इसके लिए आप अकेले काम नहीं कर सकते, नहीं जी हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और हम इसको सीक्रेटली करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। इसी वजह से जो मालदीव्स के ओशंस में इंडिया की रिसर्च चल रही थी, अंडर वाटर रिसर्च, वो बंद हो जाना एक बहुत बड़ा बैक स्टेप है। ठीक है, सेटबैक है।
और सेम चीज़ इंडिया के जो बाकी देश जो इंडियन ओशन से लगते हैं, अब अरेबियन सी से लगते हैं, हमें उन सभी देशों की मदद लेके, उन सभी देशों के साथ में कोलैबोरेट करके इस स्टडी को करना पड़ेगा टू इन्वेस्ट इन डेटा गैदरिंग, जिससे कि डेटा कलेक्ट किया जाए. करेंटली दिस प्लेस इन कंपैरिजन टू व्हाट इज़ इन द पैसिफिक. अभी इस वक्त पे हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में? पैसिफिक में क्या हो रहा है हलचल, उसके कंपैरिजन में इंडियन ओशन में क्या हो रही है. उदाहरण के तौर पे, एंड प्रोजेक्शंस टू गाइड द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल. और इस तरीके के हम प्लान्स बनाएं, प्रोजेक्शंस बनाएं, प्रोडिक्शंस करें जो कि डेवलपमेंट भी करे, इंफ्रास्ट्रक्चर की लोगों को बचाए भी. इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और उसकी प्रोटेक्शन, और वहीं लोगों की डेवलपमेंट और उसकी प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दे. ठीक है, इस तरीके का हमें कुछ गाइडलाइन बनानी पड़ेगी. दैट्स ऑल. पैसेज में इतना ही. पैसेज एक्चुअली वार्निंग दे रहा है कि भाई हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है वो अभी तक हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, पर वो समुद्र पे भी दिखने लगा है. और अगर इसी गति से चलते रहे तो समुद्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिससे हमारी मरीन लाइफ तो इफ़ेक्ट होगी ही होगी, लेकिन जो फिशरीज सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा. ठीक है, और उसके प्रभावित होने से अब ऐसा है कि धरती के ऊपर अब कुछ परिवर्तन लाएंगे, चेंजेस लाएंगे. ग्रीन एनर्जी के ऊपर चले गए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के ऊपर चले गए, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर चले गए तो भी फ़र्क पड़ जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देगा. लेकिन समुद्र में इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि समुद्र जो है वो स्लो प्रोसेसिंग करता है. मान लो आप वो इंटरनेट वर्जन है ना, वो है. ठीक है, वो क्रोम नहीं है, वो मोजिला नहीं है, वो इंटरनेट वर्जन है, उसके ऊपर धीरे प्रभाव पड़ेगा. What is the projected impact of global carbon emission trends on the Indian Ocean as indicated by the recent study? बोल रहे हैं रिसेंट स्टडी में जो पता लगा, पाया गया कि दुनिया भर में जो ग्लोबल कार्बन एमिशन हो रहा है उसका इंडियन ओशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो इंडियन ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना 3.8 डिग्री सेल्सियस तक, 2100 तक. ठीक है. द स्टडी फॉरकास्ट एंड ओवरऑल डिक्रीज इन इंडियन ओशन टेम्परेचर. डिक्रीज तो होना ही नहीं है, इंक्रीज होना है. द इंडियन ओशन विल एक्सपीरियंस अ रिवर्सल इन द ट्रेंड ऑफ हीट कंटेंट इंक्रीज. बोल रहे हैं कि अगर हीट कंटेंट इंक्रीज हुआ तो उसको रिवर्स करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस पर इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता. तो ये तो गलत हो गया. There will be a significant reduction in marine heat waves. रिडक्शन नहीं होगा हीट वेव्स में, इंक्रीज हो जाएगा हीट वेव्स में, जिसकी वजह से साइक्लोन फॉर्मेशन डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीज होंगे. तो ये इनकरेक्ट है. The Indian Ocean is expected to warm by 1.7 degree Celsius to 3.8 degree Celsius by the year 2100 based on current global emission trends. बिल्कुल करेक्ट है. What are potential ecological consequences of Indian ocean warming as outlined in this study? कि क्या इसके consequences दुष्परिणाम हमें देखने मिलेंगे अगर इंडियन ओशन वार्मिंग जो है वो इसी तरीके से चलती रही तो. The warming of Indian Ocean will lead to a decrease in marine biodiversity due to a decline in nutrient availability. कि अगर इंडियन ओशन में वार्मिंग होती है तो इससे मरीन एनिमल्स में जो बायोडाइवर्सिटी है, मरीन लाइफ में जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें कमी आ जाएगी और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी कम हो जाएगी. तो हमने यहाँ पे उनकी बायोडाइवर्सिटी में कमी या न्यूट्रिएंट वैल्यू में कमी की बात नहीं करी है. हाँ, कोरल रीफ की ब्लीचिंग बढ़ जाएगी, फिशरी सेक्टर को नुकसान होगा, ये सब चीज़ें हमने ज़रूर पढ़ी हैं. द रिपोर्ट सजेस्ट नो सिग्निफिकेंट चेंजेस. नो सिग्निफिकेंट चेंजेस तो है ही नहीं, बहुत भारी परिवर्तन आ जाएगा. एक्सेलरेटेड कोरल ब्लीचिंग करेक्ट है. एंड डैमेज टू फिशरीज सेक्टर आर फोरसीन. फोरसीन मतलब प्रिडिक्ट किए गए हैं, पहले ही देख लिए गए हैं, अनुमान लगा लिया गया है. ड्यू टू द प्रिडिक्टेड नियर परमानेंट हीट वेव स्टेट ऑफ ट्रॉपिकल इंडियन ओशन. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज डिस्कसिंग द इंडियन ओशन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज,
विच वर्ड कुड बेस्ट रिप्लेस कॉन्कोमिटेंट। अब कॉन्कोमिटेंट कहाँ यूज़ किया गया, जहाँ पे हमने पढ़ा कि भाई एक तरफ तो साइक्लोन्स आएंगे, एक तरफ बाढ़ आएगी, यहाँ पे कि अनइवन हो जाएगा, है ना, साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मॉनसून इरेटिक हो जाएगा, लंबे लंबे बारिशों के स्पेल्स होंगे और इंटेंस रेन होगी और सूखे के स्पेल्स होंगे, और उसी समय में कॉन्कोमिटेंट मतलब साइमल्टेनियसली फ्लडिंग चल जाएगी। तो जिस समय में ये सब चीज़ें होंगी उस समय में कई हिस्सों पे फ्लडिंग भी हो रही होगी, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो कॉन्कोमिटेंट का मतलब क्या हो गया, साइमल्टेनियस। ऑप्शन बी साइमल्टेनियस इज करेक्ट। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से जो चली आ रही हो चीज़ें। फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में। इंटरमिटेंट मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स में, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी साइमल्टेनियस इज करेक्ट। टोन ऑफ द पैसेज कैसी है, मैंने आपको बताया कि वो एक वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चिंताजनक टोन है, राइट। ऑप्टिमिस्टिक जो है, पॉजिटिव जो अप्रोच तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि आप इमीडिएट अगर कुछ एक्शन भी लोगे तो उसका रिजल्ट भी बहुत सालों बाद दिखेगा, अगर अब परिवर्तन होने लग गया तो, राइट। तो इमीडिएट हमें कोई रोशनी की किरण नहीं दिखाई दे रही, इनडिफरेंट। अब ये ऐसा मसला नहीं है जिसको आप नज़रअंदाज कर दें कि भाई समुद्र में हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। ह्यूमरस भी नहीं है, मजाकिया भी नहीं है, तो क्या है, ऑप्शन ए कंसर्न्ड। मेन थीम क्या है पैसेज की, द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन एनवायरमेंटल डेटा गैदरिंग। बिल्कुल करेक्ट है कि क्या ज़रूरत है दुनिया भर के देशों को साथ में आने की अगर डेटा को इकट्ठा करना है तो। अब इसमें जो कंट्रीज समुद्र से नहीं लगते हैं ना, जिनके तट बीच में हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि हमारा तो समुद्र से कुछ लेना देना नहीं है, हम क्या करें, वहाँ पे हो रहा होने दो। उनको भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जब मॉनसून के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, है ना, हीट वेव्स का जो हवाएं हैं, एयर प्रेशर है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो बारिशों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल सभी देशों को, कोई देश इससे अछूता नहीं रहेगा, सबको इफेक्ट करेगा, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which one of the following statements best summarizes the author's position on the importance of understanding the main Indian Ocean's local impact? कि इंडियन ओशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका हमारे इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर इसकी क्या इम्पोर्टेंस बताई है ऑथर ने, क्या इनका ओपिनियन है। तो the Indian Ocean's warming has minor effects on the climate and should be studied less intensively. इनकरेक्ट है, बोला प्रभाव बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, लोकल इफेक्ट ज़्यादा होंगे और उनकी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, स्टडिंग द इंडियन ओशंस लोकल इफेक्ट्स इज क्रूशियल फॉर प्रिपेयरिंग इंडिया अगेंस्ट फ्यूचर क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। बिल्कुल करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट about the effects of warming Indian Ocean on India, except that कि इंडियन ओशन के गर्म होने से हिंदुस्तान के ऊपर जो असर पड़ेगा उसके बारे में सभी बातें सही हैं, एक को छोड़ के। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर साइक्लोन्स अफेक्टिंग द रीजन। करेक्ट है, ये उन्होंने बोला ना कि साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इराटिक बिहेवियर ऑफ मानसून सीजन, ये भी करेक्ट है, उसमें अस्थिरता बन जाएगी मानसून में, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। इट नेसेसिटेट्स India's collaboration with other Indian Ocean bordering countries for better data collection and infrastructure protection। बिल्कुल करेक्ट है कि हमें दूसरे देशों से भी बातचीत करनी पड़ेगी, उनके सहयोग से काम करना पड़ेगा, कॉरपोरेशन से, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। It will be quickly mitigated by current global efforts to reduce greenhouse gas emissions। इनकरेक्ट है, उन्होंने बोला कि जो करंट ग्लोबल एफर्ट्स किए जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के, वो इमीडिएटली जो ओशन के अंदर परिवर्तन आ रहा है ना उसके ऊपर डेंट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ओशन के ऊपर प्रभाव थोड़ा धीरे पड़ता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Once home, I would keep them safe for my mother। Keep them, किसी चीज़ को सेफ रखने की बात करें कि एक बार घर पहुंच जाता फिर मैं उनको सेफ रखता अपनी माँ के लिए, तो क्या चीज़ सेफ रखता, कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। देम मतलब किसी चीज़ का पहले जिक्र किया गया होगा, उसके लिए देम इस्तेमाल किया होगा, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। माई सिस्टर वुड ट्राई हर बेस्ट टू स्नैच देम अवे। अगेन देम का इस्तेमाल हो रहा है कि मेरी बहन बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझसे वो छीन ले। अब वो क्या छीन ले,
नहीं पता चल रहा, सो ऑप्शन बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। बट आई ऑलवेज हैड सीक्रेट चॉकलेट हाइड आउट्स, लेकिन मेरे पास हमेशा सीक्रेट जगहें होती थी चॉकलेट्स को छुपाने के लिए। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि चॉकलेट्स की बात है, जो देम देम वो कर रहा है ना, देम देम चॉकलेट्स की बात है। बैक वेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, आई ऑलवेज ब्रॉट होम फ्रॉम स्कूल द चॉकलेट्स क्लासमेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन देयर बर्थडे। होता है ना, मैं अपने भाई के लिए लेके जाती थी कि जब हम छोटे होते हैं, जो क्लास में बच्चे अपने बर्थडे के दिन चॉकलेट टॉफ़ी कुछ देते थे, तो आप अपने भाई बहनों के लिए, कुछ लोग तो वहीं खा जाते थे। अब हम जैसे कुछ भोलू राम होते थे जो अपने भाई बहनों के लिए, मम्मी के लिए ले जाते थे, तो ये बच्चा भी भोलू राम था, ये अपनी मम्मा से बहुत प्यार करता था और उनके लिए ले जाता था, ये वो बता रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं चॉकलेट्स लेके जाता था। इंट्रोडक्शन कि जब मैं छोटा बच्चा था, राइट, तो मैं ये काम करता था। फिर घर पहुंच के मेरे पास बहुत सारी जगहें होती थी मैं उनको छुपाने के लिए। मेरी बहन बड़ा प्रयास करती थी उनको ढूंढने के लिए, मेरे से छीनने के लिए, लेकिन मेरी अपनी जगहें होती थी छुपाने के लिए। एंड व्हेन माय मदर केम होम, और जब मेरी मम्मी आती थी घर पे काम से, आई वुड रन टूवर्ड्स हर एंड हैंड हर ओवर द चॉकलेट आई हैड बिन कीपिंग असाइड फॉर हर द होल डे। और जैसे मेरी मम्मा आते थे काम से घर, मैं भाग के उनके पास जाता था और उनको वो चॉकलेट देता था जो मैंने पूरे दिन भर से उनके लिए छुपा के रखी होती थी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट होएगा, फोर्थ स्टेटमेंट होएगा। अब देखो, सी फर्स्ट, डी फोर्थ और बीच में ए एंड बी। सी फर्स्ट, डी फोर्थ और बीच में ए एंड बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप वो व्यक्ति जो मानवता से प्यार नहीं करता, समाज से प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता, वो कहता है कि ये क्यों है। ठीक है, वो हो गया मिसेंथ्रोप, तो इनकरेक्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो मानवता से प्यार करता है, करेक्ट है। नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है कि मैं इतना सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ, मतलब खुद से इतना ज़्यादा लगाव है उसको कि वो दुनिया की उसको कुछ पड़ी नहीं है, कोई जी रहा है, मर रहा है, बीमार हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेक्सिकोग्राफर, ये हमने पहले पढ़ा है, डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ इसका मीनिंग है। कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख के बताओ कि लेक्सिकोग्राफर क्या होता है। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन बी फिलैंथ्रोपिस्ट इज करेक्ट। द इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज इनटू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। कटिंग एज मतलब एकदम हाई टेक्नोलॉजीज, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का जो मिलान हो रहा है किसमें? हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। हैव द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेवोल्यूशनाइजिंग द वे मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोवाइड पेशेंट केयर। इसके अंदर प्रोस्पेक्ट है, इसके अंदर कुछ उम्मीद है, इसके अंदर ओपिनियन है, दूरदर्शिता है कि ये मेडिकल प्रोफेशनल जिस तरीके से पेशेंट को देखते हैं, केयर करते हैं, उसको परिवर्तित कर देगा, रेवोल्यूशनाइज कर देगा। अब देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका? कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का हो रहा है, तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज़। क्या आएगा? हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो हैज़ द प्रोस्पेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वर्ब प्लूरल होता है, हैव प्लूरल होता है, और विल हैव यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, सो ऑप्शन सी हैज़ द प्रोस्पेक्ट इज करेक्ट। द टाइगर वॉज किल्ड ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे बाय अ हॉस्टाइल हंटर। बोल रहे हैं कि एक बड़े ही क्रूर हंटर के द्वारा टाइगर को एक बड़ी उसने मार गिराया, बड़े ही दुखद दिन था वो, अनफॉर्चुनेट डे था वो। सो जो बाय के बाद में होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, अ हॉस्टाइल हंटर। अब एक था टाइगर, राइट, तो अ हॉस्टाइल हंटर वॉज किल्ड का क्या आ जाएगा? वॉज किल्ड का बन जाएगा किल्ड द टाइगर ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे। अ हॉस्टाइल हंटर हैड किल्ड नहीं आएगा, हॉस्टाइल हंटर किल्स, वो अक्सर मारता रहता है, अक्सर नहीं मारता रहता। दी टाइगर नहीं आएगा, अ हॉस्टाइल हंटर किल्ड द टाइगर ऑन एन अनफॉर्चुनेट डे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर यू डिलीवरिंग द पिज्ज़ा? पिज़्ज़ा, तुम पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे हो? तो क्या तुम्हारे द्वारा पिज़्ज़ा डिलीवर किया जा रहा है? पिज़्ज़ा एक है तो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, इज द पिज़्ज़ा बीइंग डिलीवर्ड बाय यू? हैज़ द पिज़्ज़ा डिलीवर्ड बाय यू? पास्ट की घटना नहीं है। वर्ड द पिज़्ज़ा बीइंग डिलीवर्ड बाय यू, बहुत सारे पिज़्ज़ास नहीं हैं। विल यू डिलीवर द पिज़्ज़ा? क्वेश्चन हमें पैसिव वॉइस में करना है। इज द पिज़्ज़ा बीइंग डिलीवर्ड बाय यू? ऑप्शन डी इज करेक्ट। Our economies and societies as a whole need to become
resilient to climate impacts। बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमीज़ को और हमारे इकोनॉमीज़ मतलब देशों को और हमारी सोसाइटी को कम्प्लीटली एज अ होल मतलब एक होकर क्या करना चाहिए, नीड टू बिकम रेजिलियंट। रेजिलियंट मतलब मजबूत होना पड़ेगा जो भी क्लाइमेट के दुष्परिणाम आ रहे हैं उनके प्रति। तो एंटोनिम क्या होएगा रेजिलियंट का, मजबूत का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कमज़ोर। ठीक है। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा। लिंट जो ऊनी कपड़े होते हैं, वूलन्स होते हैं, उनके आप मम्मी बोलते हैं ना नए वूलन कपड़े उनको पहन के सोना मत, नहीं तो रुए आ जाएंगे। वो रुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिंट। आप अमेजोन पर सर्च करो तो लिंट रिमूवर भी अब आने लग गए हैं। ठीक है। तो क्या हटाते हैं, लिंट हटाते हैं। लिंट क्या होता है, रुए। लैप्स, लैप्स मतलब कोई कमी, कोई सी चीज़ में कुछ कमी हो जाना, कुछ शॉर्टेज या चूक हो जाना, गलती हो जाना। और वीक मतलब कमज़ोर। सो ऑप्शन डी वीक इज़ करेक्ट। बिटवीन रिनाउंसिएशन ऑफ सोशल वर्ल्ड, रिनाउंसिएशन मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आप समाज को छोड़ दें, किसी चीज़ को आप त्याग रहे हैं। तो रिनाउंसिएशन मतलब त्यागना, किसका त्याग करना, सामाजिक दुनिया का त्याग करना, समाज का दुनिया का त्याग करना। द फर्स्ट पॉइंट टू नोट, जो पहली बात नोट करने वाली है, एंड एस्टिसिज्म। एस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ जा रहे हैं, आप किसी भी तरह के का जो चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं आप उनसे दूर जा रहे हैं। जैसे कि मॉन्क्स वगैरह होते हैं ना, मंक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एस्थेटिज्म का फॉलो करते हैं पाथ कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, फ़ोन कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग को इंटॉक्सिकेट करे वो नहीं होती उनके पास में। इज़ द इंटीमेट लिंक, जो अंततः जो लिंक है, जो बहुत क्लोज कनेक्शन है, बहुत गहरा रिश्ता है, किसके बीच में, बिटवीन रिनाउंसिएशन ऑफ सोशल वर्ड एंड एस्थेटिसिज्म। बोल रहे द फर्स्ट पॉइंट टू नोट, पहला आ गया, इज़ द इंटीमेट लिंक, जो गहरा नाता है किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। सो ए एंड सी, बी डी ए सी, बी डी ए सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन मतलब किसी चीज़ का खराब हो जाना, उसकी जो स्थिति है उसका और ज़्यादा खराब हो जाना, डिग्रेड हो जाना। अब इसका सिनोनिम क्या होएगा, रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, जैसे वो तरक्की के रास्ते पे था तो वो नीचे आ गया, गिर गया, तो वो सेम ही हो गया डिटेरियोरेशन। कोई बहुत अच्छी चीज़ थी वो खराब हो गई, उसकी जो गुणवत्ता है वो गिर गई। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दर्शाना, आप प्रैक्टिकल करके दर्शा रहे हैं। माल फंक्शन मतलब कोई चीज़ ढंग से काम नहीं कर रही। एंड रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन मतलब कितना फैला हुआ है ये चीज़। ठीक है। तो ऑप्शन ए रेट्रोग्रेशन इज़ करेक्ट। द फैक्ट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपोज्ड, ये तथ्य कि उस परिवार के सारे ही सदस्य जो हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। एक्सपोज मतलब वल्नरेबल होते हैं, सामने होते हैं किस चीज़ के, द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्ट है, और टू ईच अदर्स कैप्रिशियस माइंड्स। कैप्रिशियस मतलब अनप्रडिक्टेबल, इंपल्सिव, एकदम से कुछ भी सोच के बोल देना। तो एक दूसरे के कैप्रिशियस माइंड्स के प्रति वो क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। हैड अ डिबेसिंग इफेक्ट, डिबेसिंग मतलब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन की जो घटती कीमत होती है, या फिर डिबेसिंग इफेक्ट मतलब घटते हुए दुष्परिणाम। ठीक है। ऑन द वाइटैलिटी ऑफ सोसाइटी, वाइटैलिटी मतलब किसी चीज़ का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी प्रगति हो रही है, वो हमारे समाज की प्रगति और एज अ होल एक कंप्लीट वन पर्सन के तौर पे। तो बोल रहे हैं द वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड साथ में द फैक्ट दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर एक्सपोज टू ईच अदर्स कैप्रिशियस माइंड्स एंड हैड अ डिबेसिंग इफेक्ट ऑन द वाइटैलिटी ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ठीक है। सो फर्स्ट है द वेस्ट, सेकंड है द फैक्ट, थर्ड है टू ईच अदर्स, और फोर्थ है ऑन द वाइटैलिटी। अरेंजमेंट क्या बन रहा है, बी ए सी डी, बी ए सी डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लाइशा शुड होल्डिंग अ मीटिंग इन द प्रेम ऑडिटोरियम टुमारो इवनिंग। शुड के साथ में वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, होल्डिंग की बजाय क्या आएगा, शुड होल्ड, उसको करनी चाहिए। रायशा शुड होल्ड अ मीटिंग, कहाँ पे, प्रेम ऑडिटोरियम में टुमारो इवनिंग। सो शुड होल्डिंग की बजाय क्या आएगा, शुड होल्ड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ न्यू पॉलिसी टू हेल्प इमिग्रेंट्स
कमिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्री। अब अंडरलाइन वर्ड का हमें मीनिंग बताना है। तो इमिग्रेंट्स कौन होते हैं? इमिग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में सेटल होने चले जाते हैं, राइट। समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समवन हु गोज टू विजिट अ न्यू कंट्री फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको टूरिस्ट बोल सकते हैं। समवन हु ट्रैवल्स फॉर वर्क, जो काम के सिलसिले में जा रहा है, ठीक है। समवन हु ट्रैवल्स टू स्पेस, जो अंतरिक्ष में जा रहा है उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, इमिग्रेंट नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑन द फ्लाइट आई वॉज इन द कंपनी ऑफ एन एक्सट्रीमली शेवलरस मैन। अब शेवलरस का मतलब क्या होता है? बहुत बहादुर, बहुत शूरवीर। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? डरपोक, है ना। नोबल, नोबल मतलब बड़ा ही महान। डिग्रेडेड मतलब घटिया, बेकार, डिसऑनर्ड। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब धार्मिक। कर्टियस मतलब शिष्ट। अब नोबल, वर्चुअस और कर्टियस सारे पॉजिटिव फॉर्म है, किसी व्यक्ति के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं। डिग्रेडेड किसी व्यक्ति का नेगेटिव एट्रीब्यूट है, और शिवलरस का जो एंटोनिम होगा वो एक नेगेटिव एट्रीब्यूट ही होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन कोर्ट रूम सीन याद करो। कोई अपना तथ्य दे रहा है, तो अगला व्यक्ति बोल देता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन मतलब मैं इनसे बात से सहमत नहीं हूँ, आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है। सो क्या होगा? ऑब्जेक्शन मतलब डिसअप्रूवल। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? मौन। मौन मतलब होता है किसी चीज़ की शिकायत करना। डिसअप्रूव मतलब किसी चीज़ को आप असहमति दिखा रहे हो। काउंटर मतलब उसके आर्ग्यूमेंट में, उसके विपरीत में कुछ तर्क देना। और सैंक्शन, सैंक्शन मतलब मंजूरी देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डिसअप्रूवल इज करेक्ट। This year's Nobel Prize for Economics was awarded to Claudia Goldin for dash gender gaps in economic activity. इस साल का नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया गया वो क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया, क्योंकि उनने डैश कुछ किया था जेंडर गैप्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में है उसके प्रति। These gaps are more dash in fewer developing country regions than in South Asia. ये जो गैप्स हैं ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ज़्यादा प्रचुर हैं कहाँ पे? जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के इलाके हैं वहाँ पे, बजाय कि साउथ एशिया में। इन द पास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों में साउथ एशियन वुमेन हैव कॉन्टिन्यूड टू डैश मेन इन एजुकेशनल डैश। तो पिछले 2 दशक में साउथ एशियन वुमेन जो हैं उन्होंने मर्दों को कंटिन्यू टू डैश मैन, बराबरी करने की बात हो सकती है कि मर्दों की बराबरी कर रही हैं एजुकेशनल सेक्टर में। दे आर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, अब वो कम बच्चे कर रही हैं। विच हैज़ फ्रीड देम अप टू वर्क आउटसाइड द होम, जिसकी वजह से अब उनको आज़ादी मिल गई है, वो खुद को खुला महसूस करती हैं कि वो घर से बाहर जाके काम कर सकें। साउथ एशियन कंट्रीज हैव ऑल्सो पास लॉज एम्ड एट इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। साउथ एशियन देशों ने ऐसे लॉज भी बनाए हैं जिनसे महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बेहतर की जा सकें। एंड येट देयर पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट्स हैज़ रिमेन्ड लो, लेकिन फिर भी उनका लेबर मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो कम रहता है। क्यों रहता है कम? क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं फिर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि तुम बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, तुम बच्चे का करियर ख़राब कर रही हो। फिर उनको फिर से जॉब छोड़नी पड़ती है। पहले शादी करो तब जॉब छोड़ो, फिर बेबीज़ हो जाए तब जॉब छोड़ो, फिर बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ तब जॉब छोड़ो। तो इसलिए वो एक गैप रहता है। और फिर जब वो दोबारा बच्चे की पढ़ाई होने के बाद में फिर जाके जॉब ज्वाइन करना चाहेंगी तब उनको बोलेंगे कि भाई आप तो मार्केट ट्रेंड से आउट हो चुके हो, आपको नए मार्केट ट्रेंड्स का पता नहीं है, तो आपको हम कैसे एम्प्लॉय करें, ठीक है। तो वो वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता है। जस्ट 25% ऑफ साउथ एशियाज वर्किंग एज वुमेन वर इन लेबर फोर्स इन 2021। पूरे 2021 का लेबर फोर्स का डेटा ये बताता है कि केवल 25% महिलाएं साउथ एशियन वर्किंग एज वुमेन जो थी वो लेबर फोर्स का हिस्सा थी। अबाउट हाफ द एवरेज अमंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो कि उभरती हुई डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ का आधा ही है। अबाउट 40% ऑफ यंग वुमेन इन साउथ एशिया आर नॉट एम्प्लॉयड इन स्कूल और रिसीविंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग। 40% साउथ एशिया में जो महिलाएं हैं वो या तो नौकरी नहीं करती हैं, या वो स्कूल्स में हैं, या वो कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही हैं। अबाउट 3 times द कॉरस्पॉन्डिंग शेयर अमंग यंग मैन, जो कि पुरुष हैं उनका 3 गुना है, ठीक है।
Women's low labor market participation risks wasting the demographic dividend of South Asia's still growing working age population. जो महिलाएं इतना कम लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन महिलाओं का है, ये क्या करता है कि साउथ एशिया का इस वक्त का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जो जनसंख्या, काम करने योग्य जनसंख्या है ना, उस वर्किंग एज ग्रुप का बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं का है. और अगर महिलाएं काम नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं. By one estimate, South Asia's long-term sustainable growth in the rest of this decade could be boosted by as much as 1 percentage point a year if female labor force participation dash raised to the EMDE average. बोल रहे हैं कि एक अनुमान ये कहता है कि अगर साउथ एशिया में लॉन्ग टर्म के लिए, सस्टेनेबल समय के लिए हमें ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो बाकी का जो बचा हुआ समय है उसके लिए हमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ है वो 1 परसेंटेज पॉइंट तक बढ़ सकती है प्रति वर्ष, अगर हम EMD के अभी के एवरेज को लेकर चलें तो. Another estimate suggests that South Asia's GDP per capita could rise 90 to 58% in long term if women's employment was equal to that of men. बोल रहे हैं एक दूसरा एस्टिमेट ये बताता है कि साउथ एशिया का जो GDP है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो क्या कर सकता है, पर कैपिटा उसका इंक्रीज हो सकता है 19 से 58% तक लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए, अगर महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले एम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, शादी के बाद उनकी जॉब छूट गई तो उनको दोबारा आने में भी ईजी हो, काम करने में ईजी हो, टेक केयर कर रही हैं बच्चों की, बड़ों की, तो उसके बाद काम करने आने में ईजीनेस हो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले. ये ना उनको बोला जाए कि आपने तो बीच में इतना गैप हो गया, बोलो हम सिखाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें उनको अगर हम मौका दें तो हमारा GDP बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. चलिए, दिस ईयर्स नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज अवॉर्डेड टू क्लॉडिया गोल्डन फॉर डैश जेंडर गैप्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. क्रैम्प इनटू मतलब किसी जगह में फिट हो जाना, तो उनने फिट हो गए जेंडर गैप्स में, नहीं हुए. कॉन्ट्रेरी टू, विपरीत, किसी चीज़ के विपरीत, तो विपरीत भी नहीं है जेंडर गैप के. ड्रॉइंग अटेंशन टू, उनने ध्यान केंद्रित किया जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जेंडर गैप है उसके प्रति, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. इन ऑर्डर टू, किसी चीज़ का परिणाम हासिल करने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ता है ना, उसके लिए बोला जाता है इन ऑर्डर टू. These gaps are more prominent मतलब प्रमुख है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रचुर है. pronounced मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा क्लियर है. इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित होते हैं. एक्सेप्टेड, माने जाते हैं. तो यहाँ पे प्रोनाउंस्ड है, कुछ ज़्यादा उल्लेखनीय है, स्पष्ट है. In the past 2 decades, South Asian women have continued dash men in educational dash catch up with मतलब बराबरी करना, उनके समकक्ष आ जाना. तो साउथ एशियन महिलाएं जो हैं पुरुषों के समकक्ष आ गई हैं एजुकेशनल डैश में. अटेनमेंट का मतलब होता है कुछ चीज़ अचीव करना, तो एजुकेशन के सेक्टर में कुछ हासिल करने में वो पुरुषों के बराबर हो चुकी हैं. तो करेक्ट है. एजुकेशनल एनवायरनमेंट हमारे आसपास का जो वातावरण होता है. कर्टेलमेंट मतलब किसी चीज़ की कमी, और एनलार्जमेंट किसी चीज़ का बढ़ाना. तो यहाँ पे अटेनमेंट एजुकेशनल सेक्टर में अचीवमेंट्स के नाम पे महिलाएं पुरुषों के बराबर आ गई हैं. By one estimate, South Asia's long-term sustainable growth in rest of this decade could be boosted by as much as 1 percentage point a year if female labor force participation dash raised to EMDE average. Is raised क्योंकि female participation जो है सिंगुलर है तो इज या वॉज आएगा, सिंगुलर टर्म्स है कि आर और वर तो आएगा नहीं. ठीक है, अब ये पूरी स्टेटमेंट जो है, अब क्योंकि ये काल्पनिक स्थिति है तो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा. वॉज रेस्ड टू द EMDE एवरेज. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.